Hello everyone, welcome back to your favorite channel, Forgot Biology. Now, today we will discuss about enzymes. Okay, तो हमने हमारे लास्ट लेक्चर्स में किया आपके प्रोटीन्स के बारे में, है ना? आपके एसिड सोल्यूबल पूल, इनसोल्यूबल पूल के बारे में, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एनालिसिस के बारे में, है ना? चलो, तो प्रोटीन्स के बारे में हमने पढ़ा कि आपके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपके अमाइनो एसिड्स होते हैं, वो पॉलीमर्स की फॉर्म में आपके क्या आते हैं? प्राइमरी स्ट्रक्चर में आएंगे, देन प्राइमरी स्ट्रक्चर से हेलिकल स्ट्रक्चर बनेगा, देन बीटा शीट स्ट्रक्चर बनेगा, देन आपका टर्शियरी स्ट्रक्चर बनेगा. Then there will be a quaternary structure also. Two type of protein, fibrous and आपके globular proteins भी होते हैं ना, वो सब पढ़ा. तो आज हम पढ़ते हैं हमारे enzymes के बारे में. Okay, so enzymes are basically proteins. Enzymes are क्या होते हैं? Different type के proteins हैं, वो आपके align होंगे और आपका क्या बनाएंगे? Enzymes बनाएंगे. Enzymes के बारे में सिर्फ अगर एक वर्ड में अगर हम डिफाइन करना चाहें enzymes को, तो it will be your biocatalysts. क्या होंगे बच्चे आपके? बायोकैटालिस्ट होंगे. ओके, एंजाइम्स. दीज आर आपका कुछ न्यूक्लिक एसिड्स भी हैं, जैसे आपके आरएनए. एग्जांपल दे देता हूं, आरएनए. आरएनए बिहेव्स लाइक एंजाइम्स. आरएनए समटाइम बिहेव लाइक एंजाइम, जिसको हम क्या बोलते हैं? राइबोजाइम भी बोलते हैं. क्या बोलते हैं बच्चे? राइबोजाइम भी बोलते हैं. वन कैन डिपिक्ट एन एंजाइम बाय ए लाइन डायग्राम. ओके, चलो. अब नेक्स्ट अगर हम बात करें एंजाइम्स के बारे में, तो एनी प्रोटीन हैज ए, आपका कोई प्रोटीन है जिसमें प्राइमरी स्ट्रक्चर है. दैट इज प्राइमरी स्ट्रक्चर कौन सा था, याद करो जरा. दीज आर अमाइनो एसिड लिंक विद पेप्टाइड बॉन्ड. कौन सा बॉन्ड बच्चे? लिंक विद, दिस इज योर पेप्टाइड बॉन्ड. तो इसको हम क्या बोल रहे थे? आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर बोल रहे थे. दैट इज अमाइनो एसिड सीक्वेंस ऑफ ए प्रोटीन दैट कैन एक्ट एज ए एंजाइम, कैन एक्ट कर सकता है. ठीक है, सॉरी. ओके, अब एंजाइम लाइक एनी प्रोटीन है, कोई भी प्रोटीन होगा अगर ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, दिस इज योर अल्फा हेलिक्स स्ट्रक्चर, देन देयर विल बी योर बीटा शीट स्ट्रक्चर्स. और आपका आपका एंजाइम्स मेनली आपको टर्शियरी स्टेज में मिलते हैं, बट प्राइमरी और सेकेंडरी भी मिलेंगे. ठीक है, तो टर्शियरी स्टेज में क्या हो रहा था, हमने कैसे देखा था कि आपका एक प्राइमरी स्ट्रक्चर आपका फोल्ड हो रहा था अल्फा हेलिक्स में, आपके बीटा शीट्स में. these are alpha helix beta sheets and then again alpha helix फॉर्म हो गया, then again beta sheets फॉर्म होगी, और ये क्या हो गए? फोल्ड हो गए. तो इन ऐसे पर्टिकुलर फोल्डिंग को हम क्या बोल रहे थे? टर्शियरी स्ट्रक्चर बोल रहे थे. क्या बोल रहे थे बच्चे? टर्शियरी स्ट्रक्चर. तो एंजाइम इज लाइक एन प्रोटीन हैज सेकेंडरी एंड टर्शियरी स्ट्रक्चर. व्हेन यू लुक एट टर्शियरी स्ट्रक्चर, जो बैकबोन ऑफ द प्रोटीन चेन है इज फोल्ड अपॉन इटसेल्फ. आपका एक प्रोटीन की चेन की बैकबोन जो है वो अपने आप के ऊपर क्या रहेगी? फोल्ड रहेगी. एंड यहाँ पे क्रिस क्रॉस क्या रहेंगे? द चेन क्रिस क्रॉस इटसेल्फ एंड हेंस मैनी क्रेविसेस एंड पॉकेट्स ऑफ फोम. जैसे ये आपका एक प्रोटीन था, उसका जब फोल्डिंग हुआ तो ये आपकी इतनी सी क्या बन गई? एक क्रेविस बन. क्या बोलते हैं इसको? या तो हम बोलेंगे इसको क्रेविस, या हम बोलते हैं इसको पॉकेट्स. क्या बोलते हैं बच्चे? पॉकेट्स बोलते हैं. ठीक है, तो आपके क्या होते हैं, जब आप एंजाइम की फोल्डिंग करते हो, प्रोटीन की पर्टिकुलर फोल्डिंग करते हो, ऐसे स्ट्रक्चर्स बनते हैं आपके किसके ऊपर? प्रोटीन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं क्रेविसेस या पॉकेट्स बोलते हैं. ठीक है बच्चे. अब ऐसी ही आपकी एक सर्टेन आपकी क्या रहेगी? पॉकेट रहेगी, जिसको हम क्या बोलेंगे? एक्टिव साइट. देखो, अब आपका मान लो आपने एक बहुत बड़ा प्रोटीन था, एक आपका ये प्रोटीन था, दिस वाज ए सर्टेन काइंड ऑफ प्रोटीन. ठीक है, अब इसको आपने फोल्ड किया. जब इसको फोल्ड करेंगे तो देयर इज प्रेजेंस ऑफ सम अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स. ओके, देयर इज प्रेजेंस ऑफ अगेन अल्फा हेलिक्स बीटा शीट्स, देन अगेन अल्फा हेलिक्स, देन अगेन बीटा शीट्स. ऐसे पर्टिकुलर स्ट्रक्चर्स रहेंगे जो आपका क्या रहते हैं? आपके प्रोटीन फोल्डिंग्स बनाते हैं. अब यहाँ पे क्या हुआ? तीन क्रैविसेस बनी. एक तो दिस पर्टिकुलर क्रैविस, एक आपकी ये पर्टिकुलर क्रैविस बनी, एक आपकी ये पर्टिकुलर क्रैविस और पॉकेट बनी. यहाँ पे मैं नंबरिंग कर देता हूँ. दिस इज योर फर्स्ट क्रैविस, दिस इज योर सेकंड क्रैविस, दिस इज योर थर्ड क्रैविस, और ऐसे पर्टिकुलर पॉकेट्स बनती हैं. तो इन तीनों में से हर कोई एक्टिव साइट नहीं होगी. एन एंजाइम कंटेन एन एक्टिव साइट. एंजाइम क्या कंटेन करता है बच्चे? एक एक्टिव साइट कंटेन करता है, जिसके ऊपर क्या होगा? जैसे मान लो आप एक रिएक्शन ले रहे हो, ए प्लस बी गिव राइज टू सी प्लस डी वाया एन एंजाइम, है ना? तो एंजाइम क्या करता है आपका? जैसे ये एक पर्टिकुलर एंजाइम है, तो ये एंजाइम क्या करता है बच्चे? आपका ए को और आपका बी को यहाँ पे अलाइन कराएगा, और इन एक्टिव साइट के ऊपर अलाइन कराएगा, और फिर प्रोडक्ट की फॉर्मेशन कराएगा. तो आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनता है. बेसिकली सबस्ट्रेट यहाँ पे रिएक्टेंट्स हैं ए और बी, है ना? तो एक्टिव साइट जो होती है वो आपकी हर एक साइट एक्टिव साइट नहीं होती. आपकी हर एक साइट आपकी एक्टिव साइट नहीं होती. ये बात ध्यान रखना बच्चे. ओके, आप देखो थोड़ा सा यहाँ डिटेलिंग में करें, तो देखो आपका मान लो एक एंजाइम बना, वो थोड़ा सा ऐसे बन गया. आपके इतने सारी क्या बन गई?
पॉकेट्स बन गई, है ना? ये आपकी सारी पॉकेट्स है, पॉकेट नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 आपकी ये सारी पॉकेट्स बन गई। इनमें से हर एक पॉकेट एक्टिव साइट नहीं होगी, क्यों नहीं होगी वो भी बताता हूँ। आपका एक पर्टिकुलर पॉकेट होगी जो एक्ट करेगी एक्टिव साइट की तरह, मान लो ये वाली कर रही है एक्टिव साइट की तरह, और ये वाली अकेली एक्टिव साइट की तरह क्यों करेगी? क्योंकि देयर इज प्रेजेंस ऑफ स्पेसिफिक ग्रुप। यहाँ पे क्या प्रेजेंट होगा? एक स्पेसिफिक ग्रुप होगा जो आपके पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के साथ मैच हो। क्या होगा बच्चे? आपका पर्टिकुलर सबस्ट्रेट के पास भी आपका एक स्पेसिफिक मान लो ए ग्रुप है, तो आपका यहाँ पे क्या बन जाएगा? ए और आर ग्रुप के अंदर क्या होगी? स्पेसिफिक लिंकेज होगी। क्या होगी बच्चे? आपकी आपकी ए और ए ग्रुप प्रेजेंट ऑन सबस्ट्रेट और आर ग्रुप प्रेजेंट ऑन द एक्टिव साइट, इन दोनों के बीच में बॉन्ड बने। तो आपकी एक्टिव साइट वही होगी जहां पे आपका क्या है? सरफेस के ऊपर सर्टेन आपके आर ग्रुप्स हैं, वेरिएबल आर चेन ग्रुप्स हैं। क्या इतनी बात समझ आई? ओके, तो एंजाइम्स हैं, एंजाइम्स के ऊपर आपके सर्टेन क्या रहते हैं? सर्टेन आपकी एक्टिव साइट्स रहती हैं, सर्टेन साइट्स रहती हैं, आपके क्रेविसेस एंड पॉकेट्स रहते हैं। उन पॉकेट्स के ऊपर एक ही एक्टिव साइट होती है और इनटू विच एस जिसके ऊपर सबस्ट्रेट आके फिट होगा। एंजाइम्स थ्रू देयर एक्टिव साइट कैटालाइज रिएक्शन एट हाई रेट। ओके, जब आपका जो एंजाइम रहेगा वो एक्टिव साइट की वजह से ही आपका क्या बनाता है? आपका प्रोडक्ट में चेंज करवा पाता है, मतलब हाई रेट ऑफ रिएक्शन देगा। ओके, अब एंजाइम कैटालाइज डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट इन मैनी वेज। आप देखो बात करते हैं, जो एंजाइम्स होते हैं वो कैटालाइज करते हैं डिफर फ्रॉम इनऑर्गेनिक catalysis in many ways, but one major difference needs mention: the inorganic catalyst work efficiently at high temperature and high pressure. हमने बोला कि एंजाइम एक बायो कैटालिस्ट है, ठीक है? आपके नॉर्मल कैटालिस्ट भी होते हैं, जो आपका एक रिएक्शन में, जैसे आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा कि एक नॉर्मल रिएक्शन है, उसमें एक कैटालिस्ट होता है, कोई आपका मान लो Mg2 पॉजिटिव है, वो एक आपका इनऑर्गेनिक कंपाउंड है और वो आके एक रिएक्शन को फास्ट करा दे रहा है। हम कोई एग्जांपल ले रहे हैं, है ना? लेकिन एंजाइम तो आपका ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, तो एंजाइम ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है और वो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से, दिस इज योर एंजाइम, दिस इज योर इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट Mg2 पॉजिटिव, जस्ट एन एग्जांपल ले रहा हूं मैं बच्चे। तो आपका इन दोनों में फर्क क्या है कि एंजाइम कैटालिस्ट और आपका इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से डिफरेंस क्या है? क्योंकि एंजाइम कैटालिस्ट मेड अप ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन आपका कैटालाइज करेगा वर्क एफिशिएंटली एट हाई टेम्परेचर एंड हाई प्रेशर। जो आपका प्रोटीन नहीं करेगा, बेसिकली जो इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट है ना Mg2 पॉजिटिव, उसको कितना ही प्रेशर देते रहो, हाई प्रेशर हो गया, हाई टेम्परेचर हो गया, इन कंडीशंस के ऊपर आपका इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट जो है वो आपका सर्वाइव करेगा और रिएक्शन देगा। लेकिन एंजाइम जो है वो हाई टेम्परेचर से अबव, लाइक फॉर एग्जांपल 40 डिग्री सेल्सियस से अबव वर्क कम कर देता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन। एंजाइम क्या किसके बने हैं बच्चे? प्रोटीन्स के बने हैं। ये जो आपकी प्रोटीन की फोल्डिंग देख रहे थे आप, ये डीनेचर हो जाएगी अंडर अंडर हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। दीज आर टू कंडीशंस जिनके ऊपर आपका प्रोटीन्स क्या हो जाते हैं? प्रोटीन्स आपके डीनेचर होना स्टार्ट कर देते हैं। तो एंजाइम्स आर मेड अप ऑफ प्रोटीन, तो क्या वो डीनेचर नहीं होंगे? जी हाँ, बिल्कुल होंगे। इतनी बात समझ आई? तो एंजाइम्स क्या करते हैं बच्चे? आपके इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट से डिफर इसलिए होते हैं क्योंकि आपके पर्टिकुलर हाई टेम्परेचर पे, पर्टिकुलर हाई प्रेशर पे एंजाइम स्टार्ट टू डीनेचर, आपका इनऑर्गेनिक कैटालिस्ट डीनेचर नहीं होगा। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो अब कुछ ऐसे एंजाइम्स भी हैं जो आपके एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर पे काम करते हैं, जैसे लाइक आपका 80 टू 90 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। एग्जांपल आता है जैसे हॉट वेंट्स के अंदर और सल्फर स्प्रिंग्स, जो आपके थर्मो एसिडोफिल्स हैं। याद करो, हमने किंगडम मोनेरा में आपके थर्मो एसिडोफिल्स पढ़े हैं कि नहीं पढ़े? जो आपका सल्फर का क्या करा देते हैं? मेटाबॉलिज्म कराते हैं, है ना? और वहां से एनर्जी डिराइव करते हैं, और वो हाई टेम्परेचर पे हॉट स्प्रिंग्स में मिलते हैं। किसमें मिलते हैं? हॉट स्प्रिंग्स में। ऐसा ही एक एग्जांपल आता है बच्चे आपका, उनमें से एक एंजाइम दिया गया जो हमारे बहुत काम का है, दैट इज योर टैक पॉलीमरेज। कौन सा है? टैक पॉलीमरेज। टैक पॉलीमरेज बोले तो आपका थर्मोफिलस एक्वेटिकस, दिस इज योर, टी से थर्मोफिलस, थर्मोफिलस एक्वेटिकस। ये कहाँ काम आ रहा था? जरा याद करो अपनी 12th अपनी, याद करो बच्चे, जहां पे आप बायोटेक्नोलॉजी में पीसीआर रिएक्शन कर रहे थे। कौन सी रिएक्शन कर रहे थे? पॉलीमरेज चेन रिएक्शन कर रहे थे। या पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में क्या होता है? एक बार टेम्परेचर बहुत हाई जाता है, अराउंड 95 डिग्री सेल्सियस, जहां आपको डीएनए को डीनेचर करना पड़ता है, देन आपको एनेलिंग करनी पड़ती है, तो आपका 57 आ जाता है, देन आपको एक्सटेंशन, सॉरी 72 आ जाता है, देन आपका एक्सटेंशन करनी पड़ती है, वहां अराउंड 55 डिग्री का टेम्परेचर रहता है, देन आपको बिल्कुल कूलिंग करनी पड़ती है, 0 to 4 डिग्री सेल्सियस पे टेम्परेचर आता है ना? तो इतना सारा टेम्परेचर वेरिएशन है, 0 to 4 से लेकर 95 डिग्री सेल्सियस। तो वहां पे आपको ऐसा एंजाइम चाहिए ना जो आपका पर्टिकुलर वर्क करके दे आपके सारे टेम्परेचर में, है ना? तो वो होता है आपका टैक पॉलीमरेज। कौन होता है?
टैग पॉलीमरेज होता है बच्चे। ओके, तो सर्टेन एंजाइम्स प्रेजेंट है जो हाई टेम्परेचर वेरिएशन दिखाएंगे, बट नॉर्मली इन जनरल केसेस आपको ऐसे एंजाइम्स नहीं देखने को मिलते हैं। ओके, चलो। अब जो थर्मल स्टेबिलिटी इज दस एन इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सच एंजाइम आइसोलेट फ्रॉम थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म, मतलब आपका क्या है, ये 95 टू 90 आप इतने हाई टेम्परेचर के ऊपर थर्मल स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म से, आपके थर्मो एसिडोफिल से जनरेट किया हुआ टैग पॉलीमरेज। अब देखो, अब हम रेट ऑफ रिएक्शन की बात करते हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है बच्चे आपका, द रेट ऑफ फिजिकल और केमिकल प्रोसेस रेफर्स टू अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम, दिस इज योर प्रोडक्ट फॉर्मेशन, है ना। डेल्टा पी इज योर जितना आपका प्रोडक्ट बना, रेट ऑफ स्पीड ऑफ रिएक्शन इज प्रोडक्ट फॉर्म पर यूनिट टाइम। ओके, इतना रिएक्शन होगा। मान लो ए प्लस बी है, मिलके आपको सी दे रहे हैं, तो सी प्रोडक्ट कितने पर्टिकुलर टाइम में बना, एट मान लो ये आपका 30 मिनट्स में दे रहे हैं, तो सी प्रोडक्ट आपका बन गया मान लो 1000 ग्राम्स, है ना। तो 1000 ग्राम्स इन 30 मिनट्स, दैट विल बी योर रेट ऑफ रिएक्शन। क्या हो जाएगी बच्चे आपकी ये रेट एंड स्पीड ऑफ रिएक्शन हो जाएगी। ओके, चलो, ये हम केमिस्ट्री में पढ़ते हैं ये चीजें। ओके, तो एंजाइम के केस में आपका क्या होता है, ये आपका पर्टिकुलरली लागू होता है। ओके, चलो। अच्छा, एंजाइम जो है वो फिजिकल चेंज भी कराता है और केमिकल चेंज भी कराता है। एंजाइम कैसा कैसा चेंज कराएगा, यहाँ पे देखो, आपका एंजाइम जो है वो फिजिकल चेंज भी करा रहा है और केमिकल चेंज भी करा रहा है। ठीक है, सॉरी। अब फिजिकल चेंज और आपके केमिकल चेंज जो रहेंगे, उसका कोई एग्जांपल दे सकता है बच्चों, कोई रिएक्शन ऐसी हो जो आपका फिजिकल चेंज भी शो कर रही हो और केमिकल चेंज भी शो कर रही हो। आपका एक एग्जांपल दिया है एनसीईआरटी ने, दैट इज BaOH2 प्लस आपका H2SO4। ओके, अब यहाँ पे आपका जो रिएक्शन होता है दैट इज BaSO4, बेसिकली एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, जिसके अंदर आपका फिजिकल चेंज भी हो रहा है और केमिकल चेंज भी हो रहा है ना। तो दिस इज एग्जांपल ऑफ फिजिकल चेंज एंड केमिकल चेंज रिएक्शन। फिजिकल चेंज होते क्या है वैसे, थोड़ा सा अगर एक लाइन बोलना चाहें फिजिकल चेंज के बारे में तो क्या बोलेंगे, और एक लाइन बोलना चाहे केमिकल चेंज के बारे में तो क्या बोलेंगे। आपका केमिकल चेंज वो होता है जिसमें आपके न्यू बॉन्ड्स फॉर्मेशन होंगे, न्यू प्रोडक्ट बनेगा, न्यू कोई केमिकल सिंथेसाइज होगा। फिजिकल में आपका क्या होता है, सिर्फ फिजिकल फॉर्म, दैट इज सॉलिड लिक्विड गैस, है ना, फिजिकल फॉर्म क्या होती है आपकी, चेंज होती है। ओके, चलो। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि आपका रेट ऑफ फिजिकल एंड केमिकल प्रोसेस आर इन्फ्लुएंस्ड बाय टेम्परेचर अमंग अदर फैक्टर्स। कोई भी एंजाइम हो, कोई भी आपकी रिएक्शन हो, आपकी अगर ऑर्गेनिक रिएक्शन है, आपकी बॉडी के अंदर रिएक्शन है, तो उसको टेम्परेचर इफेक्ट करता है। ठीक है, ए जनरल रूल ऑफ थंब इज दैट रेट डबल्स और डिक्रीज बाय हाफ फॉर एवरी 10 डिग्री सेल्सियस चेंज इन आइदर डायरेक्शन, है ना। चलो, अब ये क्या बोलता है कि आपका इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता रहा है बच्चे, क्या बता रहा है, आपका एंजाइम के ऊपर इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर बता रहा है। ओके, अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर जब हम फैक्टर्स करेंगे ना, तो वहां पे आपको इस लाइन का मतलब समझ आएगा। ओके, तो मैं इस लाइन को आपको होल्ड पे डाल रहा हूँ। ओके, चलो, आप आगे समझाऊंगा इस लाइन का मतलब। अब कैटालाइज्ड रिएक्शन प्रोसीड्स एट रेट वास्टली हायर देन अनकैटालाइज्ड वंस एंड द एंजाइम कैटालाइज्ड रिएक्शन आर ऑब्जर्व्ड एंड रेट वुड बी वास्टली हायर देन अनकैटालाइज्ड रिएक्शन। छोटी सी रिएक्शन है, आपको बताता हूँ कि ये एक रिएक्शन, ठीक है, आपके ब्लड के अंदर भी होती है, CO2 प्लस H2O कार्बोनिक एनहाइड्रेज देता है आपको कार्बोनिक एसिड, है ना। कार्बोनिक एनहाइड्रेज इज योर पर्टिकुलर, दिस इज योर पर्टिकुलर एंजाइम है। अब बोलते हैं कि जब आपका ये एंजाइम नहीं होगा, जब आपका कार्बोनिक एनहाइड्रेज प्रेजेंट नहीं है, तो ये सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बना रहा है H2CO3 के, मतलब कार्बोनिक एसिड्स के, इन एन आवर। अगर आपका CO2 प्लस H2O गिव राइज टू H2CO3 विदाउट एंजाइम, आपका सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बनाएगा 1 आवर में। लेकिन वहीं पे अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज दे देते हैं कि आपका एक एंजाइम की प्रेजेंस करा देते हैं, तो आपके 6 लाख मॉलिक्यूल बनाता है इन 1 सेकेंड। इसमें आपका बचे 1 सेकेंड में आपका एंजाइम ने एक इस पर्टिकुलर रिएक्शन को कितना चेंज कर दिया, 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर दिया। एक पर्टिकुलर एंजाइम ने इस पर्टिकुलर रिएक्शन को 10 मिलियन टाइम्स इंक्रीज कर दिया, जो आपका बता रहा है टर्नओवर नंबर। क्या बताता है बच्चे, आपका टर्नओवर नंबर्स के बारे में बताता है। इतनी बात समझ आई, क्या इतनी बात सबको समझ आई। चलो, नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका आपकी मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम, कि आपका आपके एंजाइम का एक्शन का मैकेनिज्म क्या है बेसिकली। ओके, चलो, सॉरी, हम देखते
अब हमने क्या देखा, हम पहले जानते हैं आपके एक्टिव साइट कैसे फॉर्म होती है। ये आपका प्राइमरी स्ट्रक्चर है, इसको पर्टिकुलर फोल्ड किया, हमने बताया कि आपके पोकेट और क्रेविसेस बनते हैं, और पोकेट और क्रेविसेस से आपका क्या हो गया, एक एक्टिव साइट की फॉर्मेशन हो गई। दिस विल बी योर एक्टिव साइट। ये हम थोड़ा सा रिपीट कर रहे हैं, एक्टिव साइट बन रही है जिसके ऊपर आपका पर्टिकुलर आर ग्रुप प्रेजेंट है। दीज आर योर पर्टिकुलर आर ग्रुप्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। आपका एक्टिव साइट के बारे में अगर कुछ कैरेक्टरिस्टिक पूछेगा तो बताएंगे आपका फिक्स शेप होगा, पर्टिकुलर ग्रुप प्रेजेंट होता है, सो कैन इट कैन अलाउ फिक्स टाइप ऑफ सब्सटेंस की आपका एक पर्टिकुलर शेप होगा, उसी शेप का सबस्ट्रेट आके अटैच होगा, पर्टिकुलर आर ग्रुप होगा जो उस आर ग्रुप से अटैच हो सकता है, वही सबस्ट्रेट आके अटैच होगा। तो एक्टिव साइट गिव यू स्पेसिफिसिटी, क्या दे रही है आपकी, स्पेसिफिसिटी प्रोवाइड कर रही है ना। चलो आप मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम पढ़ते हैं कि आपका, मान लो आपने ले लिया एक सॉल्यूशन, ये आपका बीकर है, इस बीकर में आपने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया जिसमें आपने सबस्ट्रेट का एडिशन भी किया, आपका है पर्टिकुलर शेप, देखो सबस्ट्रेट के पर्टिकुलर शेप है, और दीज आर योर एंजाइम्स, दीज आर योर एंजाइम्स जिनकी भी आपकी एक पर्टिकुलर शेप है, ठीक है, आपकी एक्टिव साइट की, दिस विल बी योर एक्टिव साइट। ये आपकी क्या है, दोनों एक्टिव साइट है जिनके ऊपर आपका पर्टिकुलर ग्रुप मिलेगा, पर्टिकुलर आर ग्रुप में ले रहा हूं, जो आपका सबस्ट्रेट के ऊपर मिलेगा दैट इज पर्टिकुलर एस ग्रुप, तो आपका यहाँ पे आर एस ग्रुप बन गया है ना। चलो अब यहाँ पे आर ग्रुप और एस ग्रुप क्या हो सकते हैं, इजिली अटैच हो सकते हैं, ऐसा हम अज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो आपका पर्टिकुलर आर ग्रुप एस ग्रुप जब आपका बॉन्ड बनाएगा तब आपका क्या होगा, रिएक्शन होगा, ये बात हम मान लेते हैं। ओके चलो अब देखो, यहाँ पे क्या होता है बच्चे कि आपका एंजाइम का, इस पर्टिकुलर सॉल्यूशन के अंदर आपके एंजाइम का और सबस्ट्रेट का मिलना क्या तय है, क्या ये आपका एंजाइम, ये आपका एंजाइम है, ये आपका सबस्ट्रेट है, ये मिलेगा ही मिलेगा, ऐसा कुछ है, नहीं है। ऐसा कुछ पर्टिकुलरली पॉसिबल नहीं भी है कि आपका, ये आपका सॉल्यूशन में ये सबस्ट्रेट आपका इधर ही रहे, एंजाइम आपका इधर ही रहे, तो क्या मिलेगा, ये कभी नहीं मिलेगा, है ना। क्या आपका एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट मिलके एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल होता है बच्चे। अगर एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन गया और उनके पर्टिकुलर ग्रुप्स की रिएक्शन हो गई, जिससे आपका एक्टिव साइट के ऊपर मान लो टाइटली बाइंडिंग हो गई, है ना, क्या होता है कि आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स के ऊपर, ये आपका एंजाइम है, आपका इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है, आर ग्रुप प्रेजेंट है, आर ग्रुप, आर ग्रुप, आर ग्रुप, अब यहाँ पे आया सबस्ट्रेट, सबस्ट्रेट के ऊपर पर्टिकुलर ग्रुप प्रेजेंट है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी, तब आपकी हल्की सी आपकी क्या होती है, शेप के अंदर चेंज आता है, जिसको हम बोलते हैं टाइट बाइंडिंग। क्या बोलते हैं बच्चे, टाइट बाइंडिंग। पहले आपकी लूज बाइंडिंग होगी, जब आपका पर्टिकुलर आर ग्रुप और पर्टिकुलर एस ग्रुप दोनों आपस में बाइंड करेंगे तब आपकी टाइट बाइंडिंग होगी, और टाइट बाइंडिंग होने से हल्की सी आपकी शेप चेंज होगी, और टाइट बाइंडिंग होगी तो ही रिएक्शन स्टार्ट होगी, वरना रिएक्शन स्टार्ट नहीं होगी, इतना भी ध्यान रखें। ओके तो हमें क्या करानी है, टाइट बाइंडिंग करानी है, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स को मिलाना है, एंजाइम और सबस्ट्रेट को मिलाना है, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा। इतनी बात समझ आई बच्चे। चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं कि आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट का मिलना आपका क्या है, बाय चांस इवेंट है। क्या है बच्चे, आपका एक बाई चांस इवेंट है, आपका कोई पर्टिकुलर नहीं है कि एंजाइम सबस्ट्रेट मिलेगा, एंजाइम और सबस्ट्रेट मिल गया तो बहुत अच्छा, नहीं मिलेगा अभी चांस बहुत ज्यादा है। तो आपका एंजाइम और सबस्ट्रेट मिले दैट इज ए बाय चांस इवेंट। और बाय चांस इवेंट का कहीं पे भी अगर आपको बाय चांस इवेंट आता है, अगर उसकी प्रोबेबिलिटी आपको इंक्रीज करनी है, टू इंक्रीज, अगर इंक्रीज करनी है बाय चांस इवेंट की प्रोबेबिलिटी, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको क्या करना पड़ेगा बच्चे, टू इंक्रीज द बाय चांस इवेंट प्रोबेबिलिटी आपको इंक्रीज करना पड़ेगा डिफ्यूजन रेट को। किसको इंक्रीज करना पड़ेगा बच्चे, आपकी डिफ्यूजन रेट को इंक्रीज करना पड़ेगा, कि आपका ये एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन था, आपने इस सबस्ट्रेट को डिफ्यूजन रेट हाई कर दी, जिससे ये पर्टिकुलर जो है वो इधर उधर घूमे जा रहा है। अब जितना ज्यादा इधर उधर घूमेगा उतना चांस है इस पर्टिकुलर एंजाइम से मेट करने का। कितनी बात समझ आई, क्या मैं सही बोल रहा हूँ कि आपका जितना ज्यादा डिफ्यूजन रेट होगा उतना ज्यादा सबस्ट्रेट एंजाइम को फाउंड कर पाएगा। अब आपको डिफ्यूजन रेट इंक्रीज करनी है तो वो कैसे करोगे, आप इंक्रीज कर दोगे किसके अंदर, आपकी कंसंट्रेशन के अंदर, इंक्रीज कर दिया कंसंट्रेशन में, किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज की, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज की बच्चे। किसकी कंसंट्रेशन इंक्रीज करोगे, आप पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज कर देते हो तो आपका रेट ऑफ डिफ्यूजन आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, और उतने ही चांसेस इंक्रीज हो जाएंगे कि आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने, और एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बन के टाइट बाइंडिंग हो, और टाइट बाइंडिंग होके आपको प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होगा ही होगा। क्या इतनी बात समझ आई बच्चे, ये आपका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम है।
पहला पॉइंट है कि आपका जो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है दैट इज योर बाई चांस इवेंट की प्रोबेबिलिटी बढ़ाएंगे, डिफ्यूजन रेट इंक्रीज करके, डिफ्यूजन रेट इंक्रीज करेंगे, सबस्ट्रेट की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके, जिससे एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बने, टाइट बाइंडिंग हो और आपका प्रोडक्ट बने। अब इसी कॉन्सेप्ट के ऊपर पूरा एंजाइम क्लियर कर लेंगे हम, है ना। चलो अब देखो, अब आपका टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। एक टेम्परेचर इज ए फैक्टर, जो हमने होल्ड पे रखा था उस लाइन को करते हैं, है ना। चलो अब आपने क्या बोला, जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर अगर हाई होगा, अगर हाई टेम्परेचर होगा, तो आपने यहाँ पे बोल दिया कि हाई टेम्परेचर में आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। आपका एंजाइम क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। और एंजाइम डीनेचर होगा तो क्या रिएक्शन हो पाएगी, आपकी आपकी रिएक्शन लो, आपकी सबस्ट्रेट की एनर्जी, आपकी सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या होती है, हाई हो जाती है, क्योंकि एनर्जी एनर्जी हाई। एक सॉल्यूशन है, सॉल्यूशन को आपने क्या कर दिया, हीट कर दिया। आप जैसे ही हीट करोगे तो इसके अंदर एंजाइम जो है, एंजाइम तो आपका प्रोटीन है, वो भी आपका कैसा, एक पर्टिकुलर टर्शरी स्ट्रक्चर वाला, उसके अंदर बॉन्ड आपके ब्रेक हो जाएंगे। सबस्ट्रेट तो आपका एक सिंपल केमिकल है, ठीक है। अब सिंपल केमिकल जो है वो आपका सॉल्यूशन से हीट गेन करेगा, रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज हो जाएगा, तो सबस्ट्रेट की एनर्जी क्या हो गई, हाई। एंजाइम क्या होने लग गया, डीनेचर हो गया एट पर्टिकुलर टेम्परेचर पे। बट नॉट अप टू सेट। अब क्या होगा कि अगर थोड़ा सा आप क्या करते हो, हीट करते हो एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, जैसे मान लो आपका है अराउंड, मैं एक छोटी सी रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूं, देखो कि एक रिएक्शन है 37 डिग्री सेल्सियस पे हो रही है, दैट इज योर ऑप्टिमम टेम्परेचर। उसके अंदर एंजाइम आप यूज कर रहे हो ई। जब आप 37 डिग्री सेल्सियस से 40 डिग्री सेल्सियस पे ले गए, 46 डिग्री सेल्सियस पे एंजाइम सिर्फ सर्वाइव कर सकता है, एंजाइम सर्वाइव कर सकता है, बट उसके लिए ऑप्टिमम टेम्परेचर जो है वो आपका 37 है। अब आपका 40 डिग्री सेल्सियस पे आपका 3 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज होने से रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाता है, आपका इंक्रीज हो जाता है, सबस्ट्रेट की एनर्जी इंक्रीज होगी, तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन देखो जरा कहाँ जाएगा, आपकी ऑप्टिमम टेम्परेचर पे नॉर्मल रिएक्शन हो रही थी, जैसे ही आपने टेम्परेचर इंक्रीज किया, आपका एकदम से रिएक्शन बढ़ गई, क्योंकि अभी अभी एनर्जी किसको मिल रही है, आपके सबस्ट्रेट को मिल रही है, सबस्ट्रेट हाई डिफ्यूजन रेट में आ गया, एकदम से एनर्जी बढ़ी। लेकिन जैसे ही 40 से 41 गए, आपका एंजाइम क्या होने लग गया, डिग्रेड। एंजाइम क्या होने लग गया बच्चे, आपका डिग्रेड होने लग गया, और एंजाइम डिग्रेड होगा तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। क्या इतनी बात समझ आई, ये आपका है रेट ऑफ रिएक्शन, ये है आपका टेम्परेचर। ओके, यहाँ पे था आपका, दिस इज योर आपका 37 डिग्री सेल्सियस था, जैसे ही आपका 40 डिग्री आया, 40 डिग्री पे आपको क्या मिला, एकदम शार्प इंक्रीज मिला। और जैसे ही 41 गया, 41 पे आपको क्या हुआ, आपका रेट ऑफ रिएक्शन डिक्रीज हो गया, क्योंकि एंजाइम जो है वो डिग्रेड हो गया बच्चे आपका। क्या इतनी बात समझ आई, चलो अब नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं हमारा एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट। ये ग्राफ है ना, ये आपका बहुत अच्छा ग्राफ दे रखा है। अब क्या बोला कि ये ग्राफ जो है बच्चे आपका, ये ग्राफ है, मैं मान लेता हूँ एक्जोथर्मिक रिएक्शन का, किसका है, एक्जोथर्मिक रिएक्शन का ग्राफ है। ओके, अब आपकी एक्जोथर्मिक रिएक्शन क्या बोलती है बच्चे आपके बारे में, एक्जोथर्मिक रिएक्शन बोलती है कि हुआ क्या, यहाँ पे एक सबस्ट्रेट था, एक सबस्टेट की अपनी एक पर्टिकुलर एनर्जी थी, उस पर्टिकुलर एनर्जी से वो क्या करता है, आपका लोअर एनर्जी पे प्रोडक्ट बनाता है। क्या बनाता है बच्चे, आपका लोअर एनर्जी पे प्रोडक्ट बना रहा है। चलो अभी देखते हैं इसके बारे में। ये आपका सबस्ट्रेट है, ये आपका सबस्ट्रेट की एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी सबस्ट्रेट की एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट एनर्जी है, ठीक है। अब ये क्या कर रहा है, प्रोडक्ट बना रहा है, वो इस पर्टिकुलरिटी पे बना रहा है, दिस इज योर प्रोडक्ट, है ना, दिस विल बी योर सबस्ट्रेट की एनर्जी, ये सबस्ट्रेट की एनर्जी है बच्चे। अब प्रोडक्ट जो बन रहा है वो आपका लोअर एनर्जी पे बन रहा है, दिस इज योर पोटेंशियल एनर्जी, दिस इज योर प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो अब यहाँ पे हो क्या गया कि आपका सबस्ट्रेट जो है वो लो एनर्जी, आपका हाई एनर्जी पे, प्रोडक्ट जो है वो लो एनर्जी पे बना। लेकिन आपका क्या हुआ कि जब आपका ए प्लस बी आपका सबस्ट्रेट था, दैट इज गिविंग यू सी, आपका प्रोडक्ट दे रहा है, सी इज योर प्रोडक्ट। यहाँ पे एक एंजाइम यूज हो रहा है, ई एंजाइम। ओके, तो अब हुआ क्या यहाँ पे, जरा गौर से देखो कि ए प्लस बी का आपका सबस्ट्रेट हाई एनर्जी पे है, वो आपका और ज्यादा हाई एनर्जी अटेन कर रहा है, आपकी हाई एनर्जी को अटेन कर रहा है। एंड देन जब आपका एंजाइम प्रोडक्ट दे रहा है, जब आपका प्रोडक्ट बन रहा है, तो आपका प्रोडक्ट जो है वो लो एनर्जी पे बनेगा। कॉन्सेप्ट समझ यहाँ पे, यहाँ पे एक होता है एक्टिवेशन एनर्जी, क्या होती है बच्चे आपकी, एक्टिवेशन एनर्जी का कॉन्सेप्ट आता है। जो ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी, कि यहाँ पे आएगा ए प्लस बी जब आपका विदाउट एंजाइम है, ए प्लस बी जब आपका विदाउट एंजाइम है, प्रोडक्ट दे रहा है सी, तो ए प्लस बी को एनर्जी गेन करनी पड़ रही है पहले,
क्या करनी पड़ रही है? एनर्जी गेन। तो सबस्ट्रेट पहले क्या कर रहा है? देखो यहाँ से चलता हुआ एनर्जी गेन किया, बहुत सारी एनर्जी गेन किया। जब यहाँ पे पहुंचा, तब वो क्या हुआ? एक पर्टिकुलर एनर्जी पे पहुंचा जहां पे वो एक्टिवेट हो गया और मिलके सी प्रोडक्ट दे दिया। क्या दे दिया बच्चे? यहाँ पे सी प्रोडक्ट बनाने लगा और सी प्रोडक्ट की एनर्जी वापस से फिर क्या हो गई? लो हो गई। आपका सारा रिएक्टेंट धीरे धीरे किस में बन जाएगा? आपके प्रोडक्ट में चेंज हो जाएगा। ए प्लस बी गायब होता गया, आपका सी प्रोडक्ट बनता गया, जिसकी एनर्जी जो है लॉस होती गई। तो ये जो एनर्जी है सबस्ट्रेट की एनर्जी से लेके ये जो एनर्जी निकली, दिस इज योर एक्टिवेशन एनर्जी निकली। आप बताओ कि क्या आपका सबस्ट्रेट जो है वो यहाँ से ऐसे करके ये पाथ ऐसे नहीं आ सकता था क्या? सोचो जरा कि ये पाथ ऐसे आके अगर यहाँ पे प्रोडक्ट बना लेता, यहाँ पे प्रोडक्ट बना लेता, है ना? तो क्या ये ऐसे बना नहीं सकता था? तो क्या ये एक्ज़ोथिर्मिक रिएक्शन नहीं होती? बिल्कुल होती है अभी भी, है ना? लेकिन हर एक सबस्ट्रेट को आपकी एक एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, जिससे वो आपका इन्फ्लुएंस होके क्या बनाता है? प्रोडक्ट बना पाता है। क्या बना पाता है बच्चे? आपका प्रोडक्ट बना पाता है। तो जब हम एंजाइम यूज कर लेते हैं, अब इसी के अंदर हमने क्या किया? एंजाइम का यूज कर लिया इसी रिएक्शन में। ए प्लस बी प्रोडक्ट दे रहा है सी, आपने यूज किया एक एंजाइम। एंजाइम क्या करता है? प्रोवाइड कर देता है एक अल्टरनेट पाथवे। एंजाइम ने क्या किया बच्चे? आपका एक ऑल्टरनेट पाथवे को प्रोवाइड कर दिया। ये वाला है, देखो दिस इज योर ऑल्टरनेट पाथवे, जिसमें पहले पाथवे में क्या लग रहा था? एक्टिवेशन एनर्जी इतनी ज्यादा थी, यहां से लेके आपका यहां तक। दिस वाज योर विदाउट एंजाइम। क्या थी आपकी ये बच्चे? विदाउट एंजाइम। जब आपका एंजाइम लगाते हो तो एक्टिवेशन एनर्जी क्या चाहिए? कम चाहिए। तो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम, ठीक है बच्चे? तो एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम क्या है? विदाउट एंजाइम से काफी लो है। तो एंजाइम क्या कर रहा है? ऑल्टरनेट पाथवे को प्रोवाइड कर रहा है बच्चे। क्या इतनी बात समझ आई? ओके, तो दिस इज योर मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ऑफ एंजाइम वाया ए ग्राफ समझाया गया है। अगर यही बात मैं बोलूं कि आपका क्या हो रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शन में हो, किसमें हो रहा है? एंडोथर्मिक रिएक्शंस में हो रहा है। आप एंडोथर्मिक रिएक्शंस की अगर हम बात करते हैं तो वो क्या होता है? एंडोथर्मिक के अंदर आपका सबस्ट्रेट लो एनर्जी पे है, प्रोडक्ट हाई एनर्जी पे है। दिस विल बी योर प्रोडक्ट, दिस विल बी योर सबस्ट्रेट। आप सबस्ट्रेट को भी क्या चाहिए? एक आपकी एक्टिवेशन एनर्जी बहुत हाई चाहिए प्रोडक्ट में चेंज होने के लिए। तो आपकी अगर विदाउट एंजाइम देखें तो ये आपकी क्या होगी? एक्टिवेशन एनर्जी होगी विदाउट एंजाइम। क्या होगी बच्चे? आपकी विदाउट एंजाइम होगी। अब वहीं पे अगर आप एंजाइम प्रोवाइड कर देते हो तो इट विल बी योर आपकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या हो जाती है? लो हो जाती है। दिस विल बी योर एक्टिवेशन एनर्जी विद एंजाइम। ओके बच्चे, क्या ये आपको बात समझ आई? दिस इज द पर्टिकुलर थिंग, दिस इज द मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम, जिसमें आपका एंजाइम फास्ट रिएक्शन कैसे करा पाता है? आपकी एक्टिवेशन एनर्जी को कम करके, अल्टरनेट पाथवे को प्रोवाइड करके। ओके बच्चे, चलो अब हम पढ़ते हैं स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एंजाइम। क्या पढ़ेंगे? स्पेसिफिक फीचर्स ऑफ एंजाइम पढ़ते हैं। चलो, these are your specific features of enzyme. अब फीचर्स ऑफ एंजाइम की जब हम बात करते हैं तो सबसे पहला हम बोलते हैं कि बच्चे एंजाइम्स का केमिकल नेचर होता है। कैसा होता है? केमिकल नेचर होता है मेड अप ऑफ प्रोटीन। किसके बने हैं? आपके प्रोटीन्स के बने हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपका ये हमेशा एक्ट करेंगे इन एक्वस मीडियम। किसके अंदर एक्ट करते हैं बच्चे? एक्वस मीडियम के अंदर एक्ट करते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो एंजाइम जो है वो आपका स्पेसिफाई होता है। आपका क्या रहता है? स्पेसिफिसिटी ऑफ पर्टिकुलर एंजाइम। मतलब एक पर्टिकुलर एंजाइम जो है, दिस इज पर्टिकुलर एंजाइम कंटेन आपकी एक एक्टिव साइट जिसपे वो एक टाइप के ही सबस्ट्रेट को बाइंड कराएगा। एक तो स्पेसिफिसिटी किसकी वजह से हुई? शेप की वजह से, है ना? आपकी शेप ऑफ एक्टिव साइट उसकी वजह से। और दूसरा हुआ आपका ग्रुप्स प्रेजेंट ऑन एक्टिव साइट के ऊपर जो आपका ग्रुप प्रेजेंट है उसकी वजह से भी आपका क्या हुआ? पर्टिकुलर स्पेसिफिसिटी मिलती है। चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करें तो क्या एंजाइम जो है वो सेलेक्टिव नहीं होते? क्या एंजाइम सेलेक्टिविटी नहीं होती? क्वेश्चन है आपका सेलेक्टिविटी के ऊपर। तो यस, एंजाइम्स शो वेरियस सेलेक्टिविटी। अब देखो कैसे कि आपका एक पर्टिकुलर एंजाइम है, जैसे आपका रिएक्शन का एग्जांपल लेता हूं मैं ग्लूकोज का। ग्लूकोज आपका देता है पायरुविक एसिड। हम क्या बना रहे हैं बच्चे? आपका पायरुविक एसिड दे रहे हैं, ठीक है? आपका ग्लाइकोलिसिस कराई आपने, सॉरी, आपका ग्लाइकोलिसिस कराई। ग्लाइकोलिसिस में आपका पायरुविक एसिड बन गया। पायरुविक एसिड से आपका एसिटाइल कोएंजाइम बनता है। जी हाँ, बिल्कुल बनता है। क्या पायरुविक एसिड से लैक्टिक एसिड बनता है? जी हाँ, बिल्कुल बनता है। क्या पायरुविक एसिड से आपका एसिटल्डिहाइड बनता है?
एसिटल्डी हाइड बनता है जी हाँ, बच्चे बिल्कुल बनता है, आपका तीनों चीजें बनती है ना। पायरुविक एसिड से एसिटाइल कोएंजाइम ए भी बनेगा, लैक्टिक एसिड भी बनेगा, एसिटल्डिहाइड भी बनेगा। अब ये डिपेंड करता है आपका पर्टिकुलर एंजाइम, कौन सा एंजाइम प्रोवाइड हो रहा है पायरुविक एसिड को। अगर वहां पे आपको पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज मिल रहा है, कौन सा मिल रहा है बच्चे, पायरुवेट डिहाइड्रोजिनेज मिल रहा है, तो वो एसिटाइल कोएंजाइम में प्रोवाइड करेगा। अगर वहीं पे आपको लैक्टिक डी आपको डिहाइड्रोजिनेज सॉरी लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज मिल रहा है, तो वो आपको लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट करके देगा। और वहीं पे आपको पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज मिल रहा है, पायरुवेट डी कार्बोक्सिलेज अगर आपको मिल रहा है, तो वो आपको क्या कर देगा, एसिटल्डिहाइड की फॉर्मेशन कराएगा। क्या इतनी सी बात समझ आई कि आपका जो आउट ऑफ वेरियस पॉसिबल आउटकम्स एंजाइम कैन सेलेक्ट एनी वन, है ना। तो एंजाइम हैव स्पेसिफिक सेलेक्टिविटी। ओके बच्चे, चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं फैक्टर्स अफेक्टिंग, किसकी बात करेंगे बच्चे, फैक्टर्स अफेक्टिंग एंजाइम रिएक्शंस। चलो सबसे पहला फैक्टर्स अफेक्टिव में आता है बच्चे टेम्परेचर। टेम्परेचर में हमने बात की थी क्या, कि आपका टेम्परेचर अगर हाई हो जाएगा, अगर आपका टेम्परेचर हाई हो जाएगा तो एंजाइम क्या कर जाएगा, डिग्रेड कर जाएगा। क्या कर जाएगा बच्चे, आपका एंजाइम डिग्रेड कर जाएगा, और एंजाइम डिग्रेड करेगा तो आपका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। अब नेक्स्ट बात करते हैं, अगर आपका लो टेम्परेचर हो जाएगा तो क्या होगा। अगर आपका लो टेम्परेचर होगा तो होगा क्या, आपका लो टेम्परेचर अगर हो गया तो यहाँ पे रेट ऑफ रिएक्शन पे क्या क्या एंजाइम पे फर्क पड़ता है, सोच के बताओ जरा। क्या एंजाइम पे फर्क पड़ेगा लो टेम्परेचर पे, जी नहीं, आपका एंजाइम जो है उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट आपकी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो हो जाएगी। अब ये क्यों हुआ भाई, कि आपका रिएक्शन था ए प्लस बी, वो बना रहा है सी, एक पर्टिकुलर एंजाइम लग रहा है ई। आपका एंजाइम के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन आपने जैसे ही टेम्परेचर लो किया, मान लो टेम्परेचर ले गया आप -10 डिग्री सेल्सियस, है ना, तो एंजाइम की आपकी इंटीग्रिटी पे कोई फर्क नहीं है, कोई फर्क नहीं है, फिर भी रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है। क्यों, क्योंकि बच्चे आपका जो सबस्ट्रेट की डिफ्यूजन रेट है, जो आपका सबस्ट्रेट का डिफ्यूजन रेट होता है, वो आपका क्या हो जाता है, लो हो जाता है। सबस्ट्रेट का डिफ्यूजन रेट क्या हो गया, लो हो गया। सबस्ट्रेट का डिफ्यूजन रेट लो हुआ तो एंजाइम और सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स कम बनेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स कम बना तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गई, लो हो गई। ओके बच्चे, तो टेम्परेचर हाई टेम्परेचर होगा तो एंजाइम डिग्रेड कर जाएगा, लो टेम्परेचर होगा तो सबस्ट्रेट की डिफ्यूजन रेट डिग्रेड कर जाएगी। ओके बच्चे, चलो अब यहाँ पे एक छोटा सा कॉन्सेप्ट आता है Q10 का। इसका कॉन्सेप्ट आता है बच्चे, आपका Q10 का कॉन्सेप्ट आता है। अब वो कॉन्सेप्ट क्या बोलता है, वो कॉन्सेप्ट बोलता है कि ये है आपकी एंजाइम एक्टिविटी, ये है आपका टेम्परेचर, दिस इज योर टेम्परेचर, दिस इज योर एंजाइम एक्टिविटी। ओके, अब मैंने बोल दिया एक पर्टिकुलर एंजाइम है वो 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, 37 डिग्री सेल्सियस इज योर ऑप्टिमम टेम्परेचर। क्या है आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर है, मैक्सिमम एक्शन कर सकता है। आप बोला कि ये आपका एंजाइम की एक्टिविटी यहाँ पे मैक्सिमम है 37 डिग्री सेल्सियस के ऊपर, दिस इज योर 37 डिग्री सेल्सियस आपका मैक्सिमम है। अगर मैं इसको 47 कर दूं, अगर मैंने इसको क्या किया 47 कर दिया, तो आपकी एंजाइम की एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ये लो यार, हाफ एक्टिविटी हो गई। क्या हो गई, अगर यहीं पे मैं इसकी आपकी जो टेम्परेचर 27 कर दूं, तो भी आपकी एंजाइम एक्टिविटी क्या हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। यहां से आपकी एंजाइम एक्टिविटी क्या हो गई, दिस इज योर हाफ हो गई। अब ये क्यों बोला गया, इसका कहने का मतलब सिंपल है, 37 डिग्री सेल्सियस इज योर ऑप्टिमम। अगर आप वहां से 47 डिग्री सेल्सियस लेगे तो भी, और अगर आप 27 डिग्री सेल्सियस लेगे तो भी, मतलब आप अगर -10 डिग्री सेल्सियस कर रहे हो और +10 डिग्री सेल्सियस कर रहे हो, मतलब Q10, तो आपका क्या होगा, आपका रेट ऑफ रिएक्शन हाफ हो जाएगी। मान लो 37 डिग्री सेल्सियस पे आपके 400 प्रोडक्ट बना रहा था पर सेकेंड, 400 प्रोडक्ट बना रहा था पर सेकंड, तो आपका जैसे ही 47 पे जाएगा इट विल बी और 200 प्रोडक्ट बनाएगा पर सेकंड, और सेम टू सेम 27 पे भी जाएगा तो इट विल मेक 200 प्रोडक्ट पर सेकंड बनाएगा बच्चे। अब यहीं से क्वेश्चन कैसे आता है, अब क्वेश्चन किसी ने पूछ लिया कि आपका 27 डिग्री सेल्सियस पे अगर कोई आपका एंजाइम है वो रिएक्शन कर रहा है, और रेट ऑफ रिएक्शन है आपकी 300
प्रोडक्ट पर सेकेंड, पर सेकेंड। तो आपसे पूछ लेगा वो आपको 37 आपका ऑप्टिमम टेम्परेचर पे कितना बनाएगा, या फिर आपको 47 कितना बनाएगा। ऑप्टिमम टेम्परेचर 37 है, तो वहीं पे आपको अगर 47 पूछता है तो सेम बनाएगा आपका 300 प्रोडक्ट, और आपका अगर 37 पूछता है तो डबल हो जाएगा। देखो यहाँ से आपका 10 डिग्री सेल्सियस जाओगे, ऑप्टिमम पे जाओगे तो ऑप्टिमम पे डबल हो जाता है, तो आपका इट विल बी और 600 प्रोडक्ट पर सेकेंड बनाएगा, और आपका 47 पे फिर से कितना आ जाएगा, 300 प्रोडक्ट पर सेकेंड। तो आपका इसको बोलते हैं Q10 इज इक्वल टू 2, है ना। चलो ये कॉन्सेप्ट भी हो गया। अब नेक्स्ट आप बात करते हो, आपका ये टेम्परेचर का कॉन्सेप्ट था। फैक्टर अफेक्टिंग में पहला था आपका टेम्परेचर, दूसरा है बच्चे आपका पीएच। दूसरा कौन सा है, पीएच का कॉन्सेप्ट आता है। अब पीएच का कॉन्सेप्ट क्या बोलता है कि आपका केमिकल नेचर है एंजाइम का, तो केमिकल नेचर है तो केमिकल नेचर को क्या करना पड़ता है, एक पर्टिकुलर इंटीग्रिटी देनी पड़ती है, होल्ड करके रखना पड़ता है। तो पीएच में क्या होगा, एंजाइम क्या रहेंगे आपके, एंजाइम जो होती है वो फाइनल होल्डिंग जो होती है वो कौन डिसाइड करता है, आपका पीएच डिसाइड करती है। कौन डिसाइड करता है बच्चे, आपका पीएच। तो पीएच क्या करेगी, आपकी एंजाइम का स्ट्रक्चर, जो एंजाइम का स्ट्रक्चर रहता है उसको स्टेबलाइज करवाती है। क्या कराएगी, स्टेबलाइजेशन में हेल्प करेगी आपकी पीएच। एंड आपका क्या रहता है, आपका जो आपका एंजाइम होता है वो आपका मेनली आपको टर्शरी स्ट्रक्चर में, प्राइमरी सेकेंडरी में मिलते हैं, बट आपको मेनली टर्शरी स्ट्रक्चर में मिलेगा। तो आपका टर्शरी स्ट्रक्चर को होल्ड करने के लिए, टर्शरी स्ट्रक्चर होल्डिंग के लिए आपको एक ऑप्टिमम पीएच होनी जरूरी है। ठीक है, तो पीएच इस तरीके से आपका क्या करेगी, पीएच मेंटेन करती है चार्ज बैलेंस को। पीएच क्या कर मेंटेन करके रखती है बच्चे, आपके चार्ज बैलेंस को मेंटेन करके रखेगी, जिससे आपका एंजाइम जो है वो अच्छा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे वर्क करेगा। अब यहीं पे आपका एनसीईआरटी बोलती है, देखो क्या बोलती है, सॉरी क्या बोलती है एनसीईआरटी, एनसीईआरटी बोलती है कि आपका ये है एक पर्टिकुलर पीएच, है ना। अब इस पर्टिकुलर आप सॉरी ये है आपकी एक्टिविटी, सॉरी 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 सॉरी, ये है आपकी पर्टिकुलर एक्टिविटी, और इस एक्टिविटी पे आपके सर्टेन पीएच हैं। ठीक है, अब जैसे ये मान लो 2 पीएच है, हाईली एसिडिक। एसिडिक पीएच पे कौन काम करता है आपकी बॉडी में, याद करो जरा, स्टमक। स्टमक के अंदर कौन था, पेप्सिन था। कौन था बच्चे, पेप्सिन था। जो पेप्सिन क्या कर रहा था, प्रोटीन डाइजेशन में हेल्प कर रहा था। तो पेप्सिन जो है वो अराउंड 2.2 पीएच के ऊपर आपका ऑप्टिमम पीएच है उसकी एक्ट करेगा। अब सॉरी, वहीं 2.2 से आप अगर क्या ले आए, कम कर दिया, तो पेप्सिन की एक्टिविटी भी कम हो गई। और वहीं आपका पीएच से हटा दिया, 3 पे ले आए, तो भी आपकी एक्टिविटी कम हो गई। अब आपकी आती है एक न्यूट्रल, अराउंड न्यूट्रल 6.8 पीएच। 6.8 पीएच आपकी कहाँ मिलती है, आपके माउथ में मिलती है। माउथ में कौन सा एंजाइम है, सलाइवरी अमाइलेज। कौन सा है बच्चे, आपका सलाइवरी अमाइलेज। सलाइवरी अमाइलेज भी आपका एक ऑप्टिमम टेम्परेचर रहेगा, वहीं पे आपकी एक्टिविटी शो ज्यादा करेगा। वहीं आप उसने एसिडिक पीएच पे ले आए, एक्टिविटी कम, एल्कलाइन पीएच पे लेके आए, एक्टिविटी कम हो जाएगी बच्चे आपकी, है ना। चलो अब नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं, ये है आपका सलाइवरी अमाइलेज। वहीं पे आपका बात करते हैं ट्रिप्सिन का, तो आपका क्या रहता है, एक ट्रिप्सिन की पीएच जो रहती है वो रहती है अराउंड 7.6। दिस इज योर 7.6 पीएच। आपका ट्रिप्सिन कहाँ मिलता है, याद करो जरा। ट्रिप्सिन मिलता है बच्चे आपका रिलीज बाय पैंक्रियाज इन पैंक्रियाटिक जूस, कहाँ पे, ड्यूओडेनम पोर्शन में, आपका स्मॉल इंटेस्टाइन के ड्यूओडेनम पोर्शन में ट्रिप्सिन मिल रहा है ना। तो वहाँ अल्कलाइन पीएच होती है आपकी, तो अल्कलाइन पीएच पे मैक्सिमम वर्क करेगा। जैसे ही आपने पीएच थोड़ी सी घटाई, वो उसका एक्टिविटी भी क्या हो गया, लो हो गया। क्या ये बात समझ आई बच्चे, समझ आया कि पीएच कैसे वर्क करता है आपका, है ना। चलो नेक्स्ट अगर हम बात करें, तो नेक्स्ट फैक्टर आपका आ जाता है सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। कौन आ जाता है बच्चे, आपका सबस्ट्रेट का कंसेंट्रेशन पे बात करते हैं। ठीक है, अब सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन पे अगर हम बात करें, तो हमने हमने पहले किया है कि एक सॉल्यूशन के अंदर आपका डिफ्यूजन रेट जितना हाई होगा, उतना ज्यादा एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनेगा, उतना ज्यादा आपकी रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी। हमने ये बात की है, जी हाँ बिल्कुल की है। तो यहीं पे हम क्या करते हैं, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन इंक्रीज कर देते हैं। जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का इंक्रीज होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा रेट ऑफ डिफ्यूजन के इंक्रीज को। रेट ऑफ डिफ्यूजन क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। जितना रेट ऑफ डिफ्यूजन इंक्रीज होगा, सॉरी, उतना रेट ऑफ रिएक्शन भी क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ऑब्वियसली देयर शुड बी सर्टेन पीएच, सर्टेन टेम्परेचर तो रहना ही चाहिए एंजाइम की स्टेबिलिटी के लिए। चलो अब यहाँ पे अगर हम बात करें एंजाइम की स्पीड एंड वेलोसिटी एट सर्टेन टाइम, क्या होता है, ऑल द एंजाइम्स ऑलरेडी, अब ये आपका क्या था, सॉल्यूशन था।
इस सॉल्यूशन में मैं पर्टिकुलर एग्जांपल देता हूँ। ओके, इस सॉल्यूशन में आपने मान लिया कि आपको 80 एंजाइम्स प्रेजेंट है। कितने प्रेजेंट है बच्चे? 80 एंजाइम्स प्रेजेंट है। ये आपके हो गए 80 एंजाइम्स। ओके, अब 80 एंजाइम्स प्रेजेंट है, इसमें आपको सबस्ट्रेट मिले हैं 200। कितने मिले हैं बच्चे आपके? 200 सबस्ट्रेट मिले हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पे आपका मैक्सिमम वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट आता है, ध्यान से सुनना। ठीक है, आपका 200 सबस्ट्रेट है यहाँ पे। अब ये हैं 80 एंजाइम्स। अब क्या हुआ कि आपका एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स मिलना इसे बाई चांस इवेंट होता है। तो आपका बाई चांसली आपका कुछ 40 एंजाइम्स जो हैं, मान लो कुछ थोड़े से एंजाइम्स आपके मिल रहे हैं। ये हम छोटा सा ग्राफ डिनोट कर रहे हैं। ओके, किसके बीच में? आपका सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन एंड वेलोसिटी ऑफ एंजाइम रिएक्शन। ओके, चलो। अब क्या हुआ कि आपका थोड़ा सा आपने 200 सबस्ट्रेट डाले हैं, 80 एंजाइम डाले हैं, आपका रिएक्शन स्टार्ट हो गया। ऑब्वियसली रेट ऑफ रिएक्शन स्लो है, क्योंकि आपका डिफ्यूजन रेट स्लो है। अब यहीं पे आपने प्लस 200 सबस्ट्रेट और डाल दिए। प्लस 200 सबस्ट्रेट जैसे ही डाले, आपका रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया? हाई। वहीं पे मैंने एक आपके 100 सबस्ट्रेट और डाल दिए, और हाई हो गया एकदम से, है ना? अब मैंने देखा कि रिएक्शन जल्दी जल्दी फटाफट फटाफट करानी है, तो मैं यहाँ पे 500 सबस्ट्रेट और डाल दिए। लेकिन इससे रिएक्शन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा, और वो क्या चले गया? आपका स्टेबल हो गया। क्या हो गया बच्चे? आपका स्टेबल हो गया। ऐसा क्यों? बोलते हैं कि आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन जितना हाई, उतना रेट ऑफ रिएक्शन हाई, उतना कंसंट्रेशन हाई, है ना? लेकिन यहाँ पे तो ऐसा नहीं हुआ। जब हमने स्टार्टिंग में किया तब आपका हुआ, लेकिन जब आपने 500 इतना ज्यादा अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट डाला तब नहीं हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि आपका एंजाइम का नंबर तो नहीं बढ़ रहा ना। अब एक आपका एक पर्टिकुलर पॉइंट आया जहां पे एंजाइम जो है वो सारा का सारा क्या हो गया? ऑक्यूपाई हो गया। क्या हो गया बच्चे? आपका ऑक्यूपाई हो गया। आपका 80 एंजाइम था, वो सारा का सारा ऑक्यूपाई हो गया। तो एट दैट पॉइंट आपका क्या है? वेलोसिटी मैक्सिमम है। हाँ, आपके एंजाइम का हर एक कतरा कतरा काम कर रहा है। तो दैट पॉइंट इज योर वी मैक्स रीजन आ जाएगा। कौन आ जाएगा बच्चे? आपका वी मैक्स रीजन आएगा। वी मैक्स को हम क्या बोलते हैं? दैट इज योर मैक्सिमम एंजाइम वेलोसिटी। क्या है बच्चे? ये आपकी मैक्सिमम एंजाइम की वेलोसिटी है। इतना समझ आया बच्चे? पक्का? चलो, अब हम बात करते हैं। Vmax जो है आपके लिए प्रैक्टिकली निकालना इज नॉट पॉसिबल, लेकिन हाफ Vmax हम निकाल सकते हैं। ठीक है, अब क्या है? ये है आपकी हाफ Vmax। क्या है बच्चे? आपकी हाफ Vmax। और हाफ Vmax पे जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन चाहिए, आपका क्या चाहिए? जितना सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन होता है, दैट इज योर Km वैल्यू। ये क्या है बच्चे? आपकी Km है। Km क्या होती है आपकी? कि आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। Km इज योर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन एट विच आपका क्या होता है? वेलोसिटी इज हाफ वी मैक्स। इतनी बात समझ आई बच्चे? पक्का? अब यहाँ पे भी एक दो एंजाइम का कंपैरिजन कर दिया हमने। मान लो एक ये एंजाइम है E1, एक ये एंजाइम है बच्चे आपका E2। दोनों के ग्राफ्स में डिफरेंस देखना जरा। ठीक है, अब ये आपका E1 एंजाइम है। E1 एंजाइम के अंदर और E2 एंजाइम के अंदर अगर मैंने ग्राफ प्लॉट कर दिया, ये आपकी Vmax आ रही है यहाँ पे। दिस इज योर Vmax। और सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन आ रही है यहाँ पे, जहां पे आपका Vmax आपका क्या हो रहा है? दिस इज योर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जहां पे आपका Vmax अटेन हो रहा है। अब यही एंजाइम 2 है आपका, यहाँ पे आपका Vmax जो है वो अटेन हो गई यहाँ पे। क्या होगी बच्चे? आपकी Vmax अटेन हो गई यहाँ पे, सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन है यहाँ पे। तो क्या दोनों एंजाइम्स की एक्टिविटी में कोई फर्क है क्या? सोचो जरा। कि आपका जो E2 है, इसमें दोनों में फर्क है कि आपका जो एंजाइम E2 है वो लो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे ही Vmax पे चला गया। एट एंजाइम E2 कहां चला गया? लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। एट लो सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन पे ही इट विल रीच अप टू Vmax। आपके Vmax पे चला गया। एंजाइम 1 जो है वो आपका हाई सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन पे Vmax पे जाएगा। देखो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन कितना ले लिया इसने, है ना? यहाँ पे तो इतू सा, आपका इसी पे क्या आ गया? Vmax आ गया बच्चे। इतनी बात समझ आई? पक्का?
अब आपका जो लास्ट फैक्टर जो रहता है, जो एंजाइम की एक्टिविटी को क्या करेगा, कंट्रोल करके रखता है, इफेक्ट करता है, दैट विल बी योर, कौन से रहेंगे बच्चे आपका, दैट विल बी इनहिबिटर। कौन रहेगा, इनहिबिटर रहेगा। अब इनहिबिटर के बारे में पढ़ते हैं। चलो इनहिबिटर के बारे में पढ़ते हैं। अब जो एंजाइम का इनहिबिशन रहता है बच्चे, वो आपका तीन तरीके से रहता है। पहला है कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर, पहला है कॉम्पिटिटिव, सेकंड है बच्चे आपका नॉन कॉम्पिटिटिव, थर्ड है बच्चे आपका कौन सा, फीडबैक इनहिबिशन। फीडबैक इनहिबिशन, तीनों का कंपैरिजन स्टडी करते हैं, इजी रहेगा हमें, है ना। चलो अब कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन क्या है, कंपटीशन कर रहा है, कौन कर रहा है कंपटीशन, इनहिबिटर कर रहा है। आपका कंपटीशन होगा किसके बीच में, आपका सबस्ट्रेट और इनहिबिटर के बीच में। दिस इज योर सबस्ट्रेट, दिस इज योर इनहिबिटर। ये कौन है, आपका इनहिबिटर है। क्या सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की शेप सेम टू सेम है, थोड़ा सा डोंट गो प्रैक्टिकली, दोनों की आपकी क्या है, सबस्ट्रेट और इनहिबिटर की शेप क्या है, सेम है। क्या है बच्चे आपकी, सेम शेप है। अब यहीं पे अगर आप बात करते हो एंजाइम की, ये है आपका एंजाइम। एंजाइम तो बेचारा भोला भाला, उसको तो कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। सबस्ट्रेट आएगा, शेप देखेगा, अटैच कर लेगा। ओके, इनहिबिटर आया, सेम शेप का, अटैच कर लेगा। बट जो क्या पर्टिकुलर आर ग्रुप जो आपका था एक्टिव साइट पे, वो क्या इनहिबिटर के साथ होगा अटैच, नहीं होगा, है ना। अब इनहिबिटर जो है वो सबस्ट्रेट के पास आके कंपटीशन तो कर रहा है, बट इनहिबिटर डजंट हैव दैट, मान लो यहाँ पे पर्टिकुलर एस ग्रुप चाहिए था, पर्टिकुलर एस ग्रुप चाहिए था टाइट बाइंडिंग के लिए, लेकिन ये लेके आ रहा है जेड ग्रुप। कौन सा लेके आ रहा है बच्चे, जेड ग्रुप। तो कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में क्या होता है, आपका सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर इंटरेक्शन रहती है, आपका सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर की इंटरेक्शंस रहती हैं। ओके, अब यहीं पे आपका क्या होगा, शेप सिमिलर बट केमिकली डिफरेंट। आपका शेप क्या रहेगा, सिमिलर रहेगा, बट केमिकली क्या है, आपका इनहिबिटर थोड़ा सा डिफरेंट है। कैसे डिफरेंट है, जो आपका पर्टिकुलर ग्रुप्स होने चाहिए थे वो क्या है, डिफरेंट है यहाँ पे, ठीक है। अब बाइंडिंग अकर ड्यू टू शेप, आपका एंजाइम का एंड इनहिबिटर का बाइंडिंग होगा, बट ड्यू टू शेप की वजह से होगा बच्चे। आपका क्या नहीं होगा, टाइट बाइंडिंग नहीं होता है। आपका सबस्ट्रेट और इनहिबिटर, यहाँ पे आपका सबस्ट्रेट एंड इनहिबिटर जो रहेगा, वो दोनों का दोनों क्या करता है, आपका कंपीट करेगा फॉर एक्टिव साइट। एक्टिव साइट के लिए दोनों का दोनों क्या करता है, कंपीट करेगा बच्चे, ठीक है। अब इनहिबिटर बाइंड बट नॉट टाइटली, आपका इनहिबिटर जो है वो एंजाइम से, दिस इज योर सबस्ट्रेट, दिस इज योर इनहिबिटर, आपका इनहिबिटर बाइंड करेगा एंजाइम के साथ, बट कांट मेक टाइट बाइंडिंग। मान लो इनहिबिटर आके अटैच भी हो गया, दिस विल बी योर इनहिबिटर, आपके अटैच हो गया, बट स्पेसिफिक ग्रुप अटैच ही नहीं हुए उसके, है ना। तो आपकी क्या रहेगी, लूज बाइंडिंग रहेगी, और इसीलिए एंजाइम इनहिबिटर कॉम्प्लेक्स जो रहेगा वो आपका ऑलवेज बी रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स रहेगा। क्या रहेगा बच्चे आपका, ऑलवेज भी रिवर्सिबल कॉम्प्लेक्स रहेगा, है ना। चलो अब यहीं पे अगर हम बात करते हैं कि आपका क्या, ग्राफ पे देखो क्या वेलोसिटी ऑफ एंजाइम पे फर्क पड़ेगा इसका, देखना जरा। हमने एक ग्राफ बनाया, ओके, यहाँ पे हमने ग्राफ बनाया कि आपका, आप ग्राफ जो बता रहे थे कि आपका जिस तरह ये आपका वीमैक्स अटेन हो गया, ठीक है। आप बोला क्या वीमैक्स इसका चेंज हो जाएगा इनहिबिटर डालने से, कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर में इनहिबिटर डालने से क्या वीमैक्स चेंज होगा। वीमेक्स क्या था, आपका एंजाइम की वेलोसिटी थी। क्या एंजाइम अपना काम करना बंद कर रहा है, वो तो चाहे सबस्ट्रेट आओ चाहे इनहिबिटर आओ, उसको तो कॉम्प्लेक्स बनाने से मतलब है, रिएक्शन कराने से मतलब है। लेकिन आपका इनहिबिटर क्या हो रहा है, आके सिर्फ रिएक्शन कम करा रहा है, तो वीमेक्स आपका यहाँ पे अनचेंज रहेगा, क्योंकि वीमेक्स इज द वेलोसिटी ऑफ एंजाइम। एंजाइम की वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा है यहाँ पे, एंजाइम की वेलोसिटी पे फर्क नहीं पड़ रहा। आपके 100 के 100 एंजाइम अभी भी काम कर रहे हैं, जो आपके 80 एंजाइम थे वो 80 एंजाइम अभी भी वर्क कर रहे हैं। ओके, तो वीमेक्स इज अनचेंज्ड, बट सॉरी, बट आपका जो इनहिबिटर है, इनहिबिटर कंपटीशन किसके साथ कर रहा है, सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। और तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन क्या थी आपकी, Km नहीं थी, Km आपकी सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन थी, जहां पे आपका हाफ Vmax होता है, तो Km वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी,
क्योंकि इनिबिटर किसके साथ कंपटीशन कर रहा है? सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन कर रहा है, ना कि एंजाइम के साथ कंपटीशन कर रहा है। क्या इतनी सी बात समझ आई बच्चे? ठीक है, तो सबस्ट्रेट और इनिबिटर का कॉम्प्लेक्स रिवर्सिबल होगा, वहां पे Km वैल्यू चेंज हो जाएगी, Vmax आपका अनचेंज रह जाएगा। ओके, चलो अब अगर नेक्स्ट, अच्छा कॉम्पिटिटिव इनिबिशन को आप रिवर्स कर सकते हो। अच्छा, क्या इनिबिटर को आप हटा सकते हो? एक सॉल्यूशन था जिसमें आपने सबस्ट्रेट भी डाला, आपने इनिबिटर भी डाला। ये आपका इनिबिटर, सबस्ट्रेट, ये आपका एंजाइम, है ना? अब क्या आप इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन कर दोगे तो क्या होगा? आपका इंक्रीज हो जाएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन, और जितना ज्यादा रेट ऑफ डिफ्यूजन उतना ज्यादा आपका एंजाइम एंड सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बनने की प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। क्या हो जाएगी बच्चे? आपकी प्रोबेबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो आप कॉम्पिटिटिव इनिबिटर को ओवरकम कैसे कर सकते हो? आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन को इंक्रीज करा दो, आप कॉम्पिटिटिव इनिबिटर को क्या कर पाओगे? ओवरकम कर पाओगे। क्या इतनी सी बात समझ आई बच्चे? चलो नेक्स्ट हम बात करते हैं आपका नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। कौन सा बात करेंगे बच्चे? नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर। अब नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिटर में क्या आता है कि आपका सबस्ट्रेट के साथ कोई कॉम्पिटिशन है, नो कॉम्पिटिशन। क्या करता है इनिबिटर आके? ये आपका एक एंजाइम है, ठीक है, मस्त शेप बना के बैठा है, मस्त आपका आर ग्रुप अटैच करके बैठा है ना? अब एक आएगा, कौन आएगा? एक इनिबिटर। कौन आया बच्चे? इनिबिटर आया। ये आया इनहिबिटर, आके अटैच हो गया एंजाइम के साथ। किसके साथ अटैच हुआ बच्चे? एंजाइम के साथ। और वो करेगा क्या? चेंज कर देगा शेप ऑफ एक्टिव साइट। एक्टिव साइट की शेप ही चेंज कर दी। देखो, ये था आपकी, ये एक्टिव साइट की शेप क्या कर दी? चेंज। ये लो भैया, हमें ना किसी के साथ कंपटीशन करना, ना किसी से हाथापाई करनी। ये आया इनिबिटर और इसने क्या कर दिया? एंजाइम की एक्टिव साइट को ही चेंज कर दिया। जब एंजाइम की एक्टिव साइट चेंज हो जाएगी तो ये वाला सबस्ट्रेट क्या एंजाइम के साथ बाइंड करेगा? नहीं कर पाएगा, क्योंकि एक्टिव साइट ही चेंज हो चुकी है, आपकी शेप ही चेंज हो चुकी है, सब कुछ चेंज हो चुका है ना? तो आपकी सारी दुनिया उजड़ गई है ना यहाँ पे एंजाइम की। तो आप यहाँ पे देखो, आपका Vmax के ऊपर क्या कोई फर्क पड़ेगा? बताओ जरा। Vmax क्या थी? एंजाइम की वेलोसिटी थी। एंजाइम यहाँ पे 80 लिए थे आपने, 80 एंजाइम्स लिए थे, 80 में से 40 खराब हो गए। आपके 40 की इनिबिटर्स ने क्या कर दिए? डिस्ट्रॉय कर दिए। तो क्या Vmax के ऊपर चेंज पड़ेगा? ऑब्वियसली Vmax इज ए चेंज। दूसरा क्या था? Km। क्या Km के ऊपर फर्क पड़ेगा? Km के ऊपर क्यों फर्क पड़ेगा भाई? Km इज योर सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, उसका एंजाइम से कोई लेना देना है ही नहीं। ये आपका सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन है, इसका एंजाइम से आपका लेना देना नहीं है। तो Km इज योर अनचेंज्ड। Km क्या रहेगी? अनचेंज रहेगी। ओके, Vmax के ऊपर क्या हो गया? आपका चेंज आ गया, क्योंकि एंजाइम्स क्या हो गए? चेंज हो गए। नेक्स्ट जो आपका आता है दैट इज योर फीडबैक इनिबिशन। फीडबैक इनिबिशन में आपका आता है बच्चे, जैसे एग्जांपल से समझाता हूँ फीडबैक इनिबिशन। जैसे आपका ग्लूकोज है, उसको हमने एक एटीपी दिया, ग्लाइकोलिसिस का फर्स्ट स्टेप याद करो, हेक्सोकाइनेज। आपने क्या दिया? एंजाइम दिया, वहां पे बना ग्लूकोज का 6 फोस्फेट, ग्लूकोज के 6th मॉलिक्यूल पे आके एक फोस्फेट ऐड हो गया। तो जब आपका ग्लूकोज 6 फोस्फेट एक्सेस कंसंट्रेशन में हो जाएगा तो इट विल इनहिबिट द हेक्सोकाइनेज। किसको जाके इनहिबिट करेगा? हेक्सोकाइनेज को जाके इनहिबिट करेगा कि भाई बस करो, मेरी कंसंट्रेशन पहले ही ज्यादा हो चुकी है ना? तो क्या बोलेगा? प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन ट्राई टू स्टॉप इट्स कन्वर्जन। यहाँ पे क्या होता है? जो प्रोडक्ट ऑफ रिएक्शन है, ट्राई टू स्टॉप, ट्राई टू स्टॉप इट्स कन्वर्जन, ट्राई टू स्टॉप इट्स कन्वर्जन को ही स्टॉप कर देगा। ठीक है, तो ये था आपका फीडबैक इनिबिशन। आप जो नॉन कॉम्पिटिटिव है, क्या कोई इसका एग्जांपल बता सकता है बच्चे? जो आपका एनसीईआरटी में दिया रखा हो नॉन कॉम्पिटिटिव का एग्जांपल बताना भूल गए ना? चलो अभी देख लेते हैं। एग्जांपल विल भी क्या होगा आपका? जैसे आपका एग्जांपल था साइटोक्रोम ऑक्सीडेज, साइटोक्रोम ऑक्सीडेज का। ठीक है, ये आपका क्या है? कॉम्प्लेक्स फोर एट ईटीसी। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में आपका क्या होता है? कॉम्प्लेक्स फोर होते हैं, 5 कॉम्प्लेक्स होते हैं ना? आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, देयर विल बी फोर्थ एंड देयर विल बी फिफ्थ। ऐसे 5 कॉम्प्लेक्स रहते हैं ईटीसी में। तो कॉम्प्लेक्स फोर के ऊपर एंजाइम रहता है आपका साइटोक्रोम ऑक्सीडेज। आपका ये ब्लॉक कर दिया जाता है बाय साइनाइड। किसके द्वारा ब्लॉक किया गया? बाय साइनाइड। आपकी एक नर्व गैस है, उसके द्वारा क्या कर दिया गया? ब्लॉक कर दिया गया।
ठीक है। दैट इज योर आपकी नॉन कॉम्पिटिटिव इनिबिशन। जो एंजाइम है साइटोक्रोम ऑक्सीडेज उसकी क्या कर देगा, शेप को ही चेंज कर देगा, उसके एक्टिव साइट को ही चेंज कर देगा। क्या इतनी बात समझ आई बच्चे? अच्छा, कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का भी एग्जांपल रहता है हमारा, सॉरी बच्चे, आपका एग्जांपल ऑफ कॉम्पिटिटिव इनिबिटर का रहता है आपका सक्सिनेट। जैसे सक्सिनेट इन योर इसके अंदर क्रेब साइकिल में था ना, सक्सिनेट चेंज हो रहा था आपका फ्यूमेरेट में, है ना। तो वहां पे आपका एंजाइम लगता है सक्सिनाइल डिहाइड्रेट, सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज। कौन सा एंजाइम लगता है बच्चे आपका? सक्सिनाइल डिहाइड्रोजिनेज लगता है आपका। इसका इनिबिटर इसके साथ कंपटीशन करेगा, कौन करेगा? आपका मेलानेट करेगा। कौन करेगा? मेलानेट कॉम्पिटिटिव करेगा। दिस इज योर सबस्ट्रेट, दिस इज योर प्रोडक्ट। तो सबस्ट्रेट के साथ कंपटीशन करने कौन आया? दैट इज इनिबिटर, दैट इज योर मेलानेट आया। मेलानेट आके अटैच हो जाएगा, तो आपकी रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो जाएगी? स्लो पड़ जाएगी। क्या इतनी सी बात समझ आई बच्चे आपको? ठीक है, ये था आपका सारा एंजाइम का सारा डिटेल्स। ओके, आई होप आपको सब समझ आ गया होगा। थैंक यू वेरी मच एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब द चैनल।